कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कल खत्म हो गया था, है कि नहीं। और मौर्य प्रशासन के बारे में भी हम लोग कुछ पढ़े थे ना। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। तो हमारा जो चंद्रगुप्त थे, है ना, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के समय में, अर्थात हम कह सकते हैं मौर्य वंश के जो संस्थापक थे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके समय में प्रांतों की संख्या जो थी वो 4 थी, ठीक है। प्रांतों की संख्या कितनी थी? 4 थी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा प्रांतों की संख्या 4 ही रही, लेकिन उसमें वृद्धि हो गया कब? जब अशोक शासक बना, है ना। जब हमारा अशोक शासक बनता है तो उस समय प्रांतों की संख्या बढ़कर के कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है हमारा कि चंद्रगुप्त के समय में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 4 थी, और अशोक के समय में प्रांतों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई, है ना। तो इस तरह से याद रखना है कि हमारा जो चंद्रगुप्त मौर्य था उनके समय में कुल प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन जब अशोक सम्राट बना तो अशोक ने सम्राट बनते ही क्या किया? एक प्रांतों को बढ़ा दिया और प्रांतों की संख्या कितना हो गया? हमारा 5 हो गया, ठीक है। जिनमें से हमारा जो है यहाँ प्रांत और उसकी राजधानियां हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो प्रांत था हमारा वह था उत्तरापथ, ठीक है। पहला जो हमारा प्रांत था वह कौन था? हमारा उत्तरापथ था, और ये उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, ठीक है। ये हमारा पहला प्रांत था जिसका नाम क्या था? उत्तरापथ, यानी कि उत्तरी भाग जो होता था ना इसका, हमारा जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य का उत्तरी भाग को उत्तरी प्रांत के रूप में बांट दिया गया था, और वह भाग जो है हमारा क्या कहलाता था? उत्तरापथ कहलाता था, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तक्षशिला हुआ करती थी, है ना। तो उत्तरापथ की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तक्षशिला हुआ करती थी। दूसरा है हमारा दक्षिणापथ, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? दक्षिणापथ, यानी यह दक्षिणी छोर हुआ करता था, है ना, दक्षिणी भाग हुआ करता था, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? सुवर्णगिरी, ठीक है। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? सुवर्णगिरी हुआ करती थी। और तीसरा जो हमारा होता था वह मध्य क्षेत्र था, ठीक है। तीसरा कौन था हमारा? मध्य क्षेत्र था, और इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? पाटलिपुत्र हुआ करती थी, ठीक है। पहला हमारा कौन था? उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला। दूसरा कौन था हमारा? दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी। और तीसरा कौन था हमारा? मध्य क्षेत्र, जिसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चौथा हमारा अवंतीपथ। चौथा कौन है हमारा? अवंतीपथ, जिसकी राजधानी कहाँ है? उज्जैन। और लास्ट में जो जोड़ा गया हमारा जो प्रांत था वह कौन था हमारा? कलिंग, जिसको किसने जीता था? सम्राट अशोक ने जीता था। जब उसको जीत लिया तो उसको अपने प्रांत में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। जब उसको अपने प्रांत में शामिल कर लिया तो यह 5वां प्रांत के रूप में उभर करके सामने आया। मगध साम्राज्य का पूछेगा 5वां प्रांत कौन था, तो क्या बताएंगे? कलिंग बताएंगे, जिसको किसने जीता? सम्राट अशोक ने जीता, और इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तोसली हुआ करती थी। तो इस प्रकार से हम 5 प्रांत और उसके राजधानी को याद रखेंगे। तो सबसे पहले कौन था हमारा? उत्तरापथ, है ना, दिशाओं के आधार पर सबसे पहला कौन है हमारा? उत्तरापथ, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। दूसरा कौन था हमारा? दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी कहाँ थी? सुवर्णगिरी, है ना। दूसरा कौन था हमारा? दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी कहाँ थी? सुवर्णगिरी। तीसरा कौन है हमारा? तो तीसरा है हमारा मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र, बीच में ही था ये, इसीलिए इसको बोला गया मध्य क्षेत्र, जिसकी राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। और उसके बाद चौथे नंबर पे कौन आता है हमारा? अवंतीपथ, है ना। अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन, उज्जैन है ना। अवंतीपथ की राजधानी कहाँ है? उज्जैन है। और लास्ट में जो है सम्राट अशोक ने किसको जीता? कलिंग को जीता, और कलिंग को जीत करके जो है उसकी राजधानी पहले से ही हमारा क्या था? तोसली था। इसको 5वें प्रांत के रूप में क्या किया गया? शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में केवल कितने प्रांत थे? 4 प्रांत थे, लेकिन सम्राट अशोक के समय में कितने प्रांत हो गए? 5 प्रांत हो गए। हमने देखा ये 5 प्रांत है और उसकी राजधानियां हैं, है ना। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, मध्य क्षेत्र की राजधानी पाटलिपुत्र, अवंतीपथ की राजधानी उज्जैन, और कलिंग की राजधानी कहाँ है? तोसली है। इसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है सम्राट अशोक ने जो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था जो तैयार की थी, प्रशासनिक व्यवस्था जो बनाई थी उन्होंने, उस प्रशासन को चलाने के लिए उन्होंने कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? अधिकारी ने। क्योंकि राजा अकेले तो संपूर्ण शासन व्यवस्था नहीं ना संभाल सकता है, तो उसको संभालने के लिए वो उन्होंने क्या किया था? कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया था, कुछ अधिकारियों को रखा था अपने जो कि राज दरबार में, जो क्या करता था? उनके विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक व्यवस्था का देखरेख करता था, ठीक है। तो आओ हम लोग देखते हैं कि अशोक के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन थे और उनके कार्य क्या क्या थे, है। अशोक ने किन किन अधिकारियों को नियुक्त किया था और उसको क्या क्या कार्य क्षेत्र दिया गया था, उनका क्या क्या काम हुआ करता था। तो सबसे पहला होता था हमारा समाहर्ता,
ठीक है। सबसे पहला कौन हुआ करता था? समाहर्ता। अशोक के प्रमुख अधिकारियों में सबसे ऊपर में कौन हुआ करता था? हमारा समाहर्ता हुआ करता था, जिसका प्रमुख कार्य होता था कर निर्धारण का। ठीक है, यह कर निर्धारण का जो है सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। समाहर्ता जो होता था वह कर निर्धारण का क्या होता था? सर्वोच्च अधिकारी होता था। अब ये कर निर्धारण क्या है? तो कर निर्धारण से तात्पर्य है कि जो लगान लगाता था ना, तो वही लगान लगाने का जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था वो कौन होता था? हमारा समाहर्ता होता था। अब कर किस किस क्षेत्र में लिया जाता था, है ना? तो कर जो है कृषि क्षेत्र में, जो कृषि भूमि हुआ करता था उससे जो है कर लिया जाता था ना, और अन्य प्रकार के जैसे व्यापारिक कर था ना। इस प्रकार के कर का निर्धारण करने का जो जिम्मा हुआ करता था वो किसके साथ हुआ करता था? किसके पास? समाहर्ता के पास हुआ करता था। और ये जो समाहर्ता होता था ना, कर निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत जितने भी सदस्य आते थे उनका सबसे क्या होता था? श्रेष्ठ जो है पद जो होता था वह किसका होता था? समाहर्ता का होता था, है ना। तो समाहर्ता का जो पद होता था वह क्या करना होता था? कर का निर्धारण करना होता था। यह कर निर्धारण करने वाली संस्था का सबसे उच्च अधिकारी होता था, यानी कह सकते हैं सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। दूसरा आता है हमारा सानिध्याता। दूसरा कौन आता है? हमारा सानिध्याता। अब ये सानिध्याता का क्या कार्य दिया गया था? सानिध्याता को तो इसको दिया गया था राजकीय कोषागार और भंडारगार का संरक्षण करने का काम दिया गया था। तो राजकीय कोषागार, अब ये कोषागार कौन है? जहां पर संपूर्ण राज्य का धन को जमा करके रखा जाता था, नहीं वही क्या हो गया उसका? कोषागार। सबसे पहले तो कर निर्धारित किया किसने? समाहर्ता ने। कर जो निर्धारित किया गया जनता के ऊपर लगाया गया, उसको जनता ने क्या किया? ससमय कर को चुकाया। तो वो जो कर चुकाया, जो धन दिया ना, जो पैसे दिए या फिर कोई वस्तु दिया उसके बदले में, तो उसको ले जाकर के जहां पर रखा जाता था जमा करके, वह क्षेत्र क्या कहलाता था? हमारा कोषागार कहलाता था। क्या कहलाता था? कोषागार। जहां पर हम धन संपदा को क्या करते हैं? जमा करके रखते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? कोषागार कहलाता है। तो राजकीय कोषागार का मतलब राजा का कोषागार, है ना। राजकीय कोषागार मतलब राजा का कोषागार, तो वो हो गया तुम्हारा। उसके बाद भंडारगार। भंडारगार मतलब क्या हो गया? जहां पर क्या होता था? बहुत सारी वस्तुओं का भंडार लगाकर रखा जाता था, भंडार रहता था ना। तो एक प्रकार का ये भी कोषागार ही होता था। अब देखो जहां पर क्या किया, आभूषण वगैरह सब ये सब दिया गया तो यहाँ रखा जाएगा, और वहां पर अन्न वगैरह सब दिया गया तो वहां रखा जाएगा, भंडारागार में रखा जाएगा ना। तो इसका जो प्रमुख जो है हुआ करता, संरक्षक जो हुआ करता, प्रमुख संरक्षक, वह क्या कहलाता तुम्हारा? सानिध्याता कहलाता। क्या कहलाता था? सानिध्याता। तो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं सानिध्याता का कार्य होता था देखरेख करना। किसकी देखरेख करना? तो कोषागार का देखरेख करना और भंडार गृह का देखरेख करना। समझ आए ना? ये किसका कार्य हुआ करता था? हमारा सानिध्याता का कार्य हुआ करता था। अब उसके बाद आ गया हमारा व्यवहारिक। अब व्यवहारिक जो होता था वह न्यायाधीश हुआ करता था। न्यायाधीश का मतलब हो गया फैसला सुनाना, यानी निर्णय करना, है ना। फैसला सुनाने, निर्णय करने का कार्य यही करता था। जबकि कल हम लोग पढ़े थे कि न्यायाधीश कितने प्रकार के होते थे? दो प्रकार। न्याय व्यवस्था दो प्रकार की होती थी, दो भागों में बटा हुआ था। पहला होता था हमारा फौजदारी। पहला क्या होता था हमारा? फौजदारी। या दूसरा क्या होता था? दीवानी होता था। नहीं, तो ये दोनों प्रकार की जो व्यवस्थाएं देखते थे वो कौन देखते थे? यही न्यायाधीश देखते थे। और यह क्या कहलाता था? हमारा व्यवहारिक कहलाता था। इन्हीं क्या कहलाता था? व्यवहारिक कहा जाता था। और अभी भी हमारे शासन व्यवस्था होता है ना, व्यवहार न्यायालय होता है ना, व्यवहार न्यायालय, जहां पर हमारा क्या कहता है? न्याय व्यवस्था जो है वो देखता है हमारा, है ना, न्याय वगैरह सुनाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे था हमारा धम्म महापात्र। कौन था हमारा? धम्म महापात्र। धम्म महापात्र का क्या काम था? तो समाज में सामंजस्य बनाए रखना, यानी समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना। ये किसका कार्य था? तो धम्म महापात्रों का कार्य था कि समाज में शांति बनाए रखना। कैसे बनाए रखते थे ये शांति समाज में? तो यह क्या करते थे? यह जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दरमियान में लोगों को यह भी समझाते थे कि हमें हमेशा क्या होना चाहिए? शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे से भाईचारे की भावना के साथ अपने समाज में क्या करना चाहिए? रहना चाहिए, है ना। हमें झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, इससे अशांति का वातावरण फैलता है। जब अशांति का वातावरण फैलता है तो क्या होता है? कहीं न कहीं विनाश का कारण बनता है वो ना। इस तरह से ये लोगों को समझाया करते थे कि हमें जो है हमेशा सौहार्द और भाईचारे के साथ समाज में क्या करना चाहिए? निवास करना चाहिए, है ना। अहिंसक प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए, है ना। इस प्रकार से जो है यह समाज में क्या करते थे? सामंजस्य यानी मेल मिलाप बना करके रखने का कार्य करते थे। कौन? हमारा धम्म महापात्र। अब तुम लोगों को पता होना चाहिए ये धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने की थी?
अशोक ने, क्योंकि अशोक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो धर्म महापात्रों में नियुक्ति किसने की थी? अशोक ने। और इसका प्रमुख कार्य क्या था? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, है ना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना इसका कार्य था। आगे देखते हैं, हमारा 5वें नंबर पे आता है अंतः महामाप्य। ठीक है, 5वें नंबर पे कौन है हमारा? अंतः महामाप्य। अब इनका क्या कार्य था? तो इनका कार्य था सीमावर्ती क्षेत्र जो हुआ करता था। सीमावर्ती क्षेत्र किसको कहते हैं? जो मगध राज्य का जो सबसे लास्ट छोर हुआ करता था ना, वही हो गया उसका सीमावर्ती क्षेत्र। और उस सीमावर्ती क्षेत्र के आसपास जो भी क्षेत्र हुआ करता था, वहां जा करके क्या करना? धर्म का प्रचार करना, है ना, किसका प्रचार करना? धर्म का प्रचार करना। तो अंतः महामाप्य का जो है प्रमुख कार्य होता था कि सीमावर्ती क्षेत्र यानी मगध के जो लास्ट वाले छोर वाला जो क्षेत्र होता था, उन क्षेत्रों में घूम घूम करके जा करके वह क्या करे? धर्म का प्रचार करे। यानी कि यह किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के नहीं, तो बौद्ध धर्म का क्या करे? प्रचार प्रसार करे। नहीं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करे। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और बनता है हमारा कि अशोक जो है बौद्ध धर्म के किस शाखा के जो है अनुयायी थे? अस्थावीर शाखा के अनुयायी थे। किस शाखा के अनुयायी थे? अस्थावीर शाखा के अनुयायी थे, है ना, इस चीज को याद रखना है ना। तो अस्थावीर शाखा के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अस्थावीर शाखा के अनुयायी थे सम्राट अशोक, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6ठे नंबर पे आता है हमारा स्त्राध्यक्ष। ठीक है, कौन आता है हमारा? स्त्राध्यक्ष। स्त्राध्यक्ष का क्या कार्य होता था? महिलाओं की नैतिकता का आचरण को देखने वाला अधिकारी होता था ये, है ना। ये क्या करता था? स्त्राध्यक्ष महिलाओं के नैतिक आचरण को देखता था, है ना। अब यहाँ जो है हम कह सकते हैं कि महिलाओं को कहीं ना कहीं क्या होता था कि अपने समाज में अपनी स्थिति को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना पड़ता था, है ना। उसे मतलब खुले, मतलब कह सकते हैं ना, खुली प्रवृत्ति का रहना ना, इस तरह की जो है आजादी इसको नहीं थी, है ना। अब बिना अपने पति के या अपने घर के किसी पुरुष के वगैरह वो बाहर नहीं जा सकती थी ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसके साथ जो है कुछ प्रथाएं लगी हुई थी, जुड़ी हुई थी, जिससे स्त्रियां स्वतंत्र नहीं थी, है ना, ऐसा देखा जा सकता है। तो इसको देखने का कार्य कौन करता था? हमारा महिलाओं की नैतिकता को देखने का कार्य कौन करता था? स्त्राध्यक्ष करता था, है ना। तो स्त्राध्यक्ष का कार्य था महिलाओं की नैतिकता को देखना, महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने का कार्य करते थे। उसके बाद आता है हमारा 7वें नंबर पे रज्जुक आता है। अब रज्जुक का क्या कार्य था? तो रज्जुक का कार्य था न्याय कार्य करने वाले अधिकारी जो है रज्जुक कहलाते थे। अब देखो कि न्याय कार्य करने वाले जो अधिकारी होते थे वो कौन कहलाते थे? रज्जुक। और एक हम लोग यहाँ पर भी देखे थे व्यवहारिक में, है ना। ये व्यवहारिक भी हमारा कौन होता था? न्यायाधीश होता था। यह मुख्य न्यायाधीश होता था, है ना। जो बड़े बड़े समस्याएं होते थे उनको सुलझाने का काम कौन करते थे? व्यवहारिक करते थे। लेकिन छोटे छोटे जो समस्याएं होते थे वह कौन सुलझा लेते थे? वह रज्जुक सुलझा लेते थे। समझ आ रहा है ना। बड़े बड़े समस्याओं को सुलझाने का काम कौन करते थे? व्यवहारिक करते थे। लेकिन जो छोटी छोटी समस्याएं हुआ करते थे गांव की या फिर प्रांतों की, जो छोटी छोटी समस्याएं हुआ करते थे, उसको तो सीधे यहाँ नहीं ले जा सकते हैं ना। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ ही देख लेते हैं, हम लोग अपने ही दैनिक जीवन में देख लेते हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं होती है तो हम क्या करते हैं? अपना मुखिया सरपंच के द्वारा क्या करते हैं? सुलझा लेते हैं। लेकिन उससे जब बड़ी समस्या हो जाती है तो हम क्या करते हैं? कोर्ट जाते हैं कि नहीं। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर हो जाता है। तो जो छोटी छोटी समस्याएं होती थी उनका निदान कौन करता था? रज्जुक करता था। और बड़ी समस्याओं का समाधान कौन करता था? हमारा व्यवहारिक के अंतर्गत जो हमारा न्यायाधीश आया करता था, वह न्यायाधीश बड़े बड़े समस्याओं का समाधान करता था। लेकिन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कौन करता था? हमारा रज्जुक किया करता था, है ना। रज्जुक कौन होते थे? तो न्याय कार्य करने वाले अधिकारी होते थे। ठीक है, जो न्याय संबंधी कार्य जो होता था वो कौन क्या करता था? रज्जुक किया करता था। 8वें नंबर पे आता है हमारा युक्तक। ठीक है, 8वें नंबर पे कौन आता है? हमारा युक्तक है। ठीक है, अब युक्तक का क्या कार्य होता था? तो जिलों में राजस्व वसूली का कार्य करना। ठीक है, जो जिला होता था, है ना, उन जिलों से राजस्व वसूली यानी कर वसूली का काम कौन करता था? तो ये युक्तक किया करते थे, है ना। युक्तक में जो भी सदस्य आता था उनका कार्य था जिला से क्या करना? कर वसूलना। जिला के लोगों, संपूर्ण जिला से क्या करना? कर वसूलना। संपूर्ण लोगों से कर वसूल करके वो सीधे आकर के क्या करेगा? भंडारगृह में या राजकीय कोषागार में लाकर के क्या कर देगा? जमा कर देगा। तो कर वसूलने का कार्य किसका हुआ करता था? युक्तक का। और ये कहां से कर वसूलता था? पूरे साम्राज्य से या फिर किसी एक जिला से? तो किसी एक जिला से। प्रत्येक जिला के लिए जो है अलग अलग युक्तक की नियुक्ति होती थी। एक जिला के लिए एक नियुक्तक होता था। तो जो जिला में, है ना, जिस नियुक्तक को जो है नियुक्त किया जाता था, वह नियुक्तक उसी जिला से क्या करता था? केवल लोगों से कर वसूलता था। और कर वसूल करके क्या करता था? राजस्व में ले जाकर के जमा कर देता था। नहीं,
आगे आते हैं 9वें नंबर में आता है हमारा प्रदेष्टा। प्रदेष्टा का कार्य है फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब वही फौजदारी की बात करते हैं हम लोग, यहाँ आ जाओ फौजदारी। फौजदारी में जहां पर कल बताया गया था कि तीव्र न्याय देने का कार्य करता था कौन तुम्हारा फौजदारी, जो मारपीट संबंधी समस्याएं हुआ करता था या फिर अन्य प्रकार की समस्याएं हुआ करती थी ना, तो वहां पर हमारा फौजदारी प्रक्रिया जो है लागू हो जाता था। तो उसी फौजदारी न्यायालय का प्रमुख जो न्यायाधीश होता था वह क्या कहलाता था, प्रदेष्टा कहलाता था। क्या कहलाता था, वो प्रदेष्टा कहलाता था, जो फौजदारी न्यायालय का क्या होता था, मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। उसके बाद आता है हमारा 10वें नंबर पे महामात्या प्रसर्प। ठीक है, महामात्या प्रसर्प ये क्या होता था, तो ये गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। गुप्तचर मतलब जो चोरी छिपे छिप करके क्या करता था, अन्य किसी दूसरे राज्य या फिर अपने ही राज्य के अन्य मंत्रियों का क्या करता था, समाचार प्राप्त करके राजा को देता था ला करके, नहीं वही गुप्तचर है ना, वही क्या कहलाता तुम्हारा, गुप्तचर। गुप्तचर लोग गुप्त रूप से किसी को पता भी ना चले ना, वह एक जगह से दूसरी जगह जा करके वहां के संदेश को ला करके क्या करता था, राजा को सुनाता था। वही हमारा क्या कहलाता है, गुप्तचर कहलाता है। वही क्या कहलाता है हमारा, गुप्तचर। तो गुप्तचर विभाग का जो प्रधान हुआ करता था वो क्या कहलाता था, महामात्य प्रसर्प कहलाता था। और ये गुप्तचर विभाग में बहुत सारे गुप्तचर हुआ करते थे जिन्हें ये प्रशिक्षण वगैरह भी दिलाते थे। ये विशेष प्रकार का प्रशिक्षण उसे दिया जाता था, है ना। और वह जो है किसी भी राज्य में जा करके, है ना, राजा या उनके नियमों या फिर उनके कानूनों या फिर उनके जो है मंत्रणा, जो विशेष मंत्रणा होती है, उनका खबर जो है लेकर के आकर के क्या करता था, अपने राजा को सुना दिया करता था। लोगों को पता भी नहीं चलता था कि हमारे अंतर्गत जो है किसी दूसरे राज्य के गुप्तचर भी घुसे हुए हैं, है ना। ऐसी ऐसी उन लोगों को प्रशिक्षण वगैरह सब दी जाती थी। तो उनका प्रधान क्या कहलाता था, हमारा महामात्या प्रसर्प कहलाता था। इस प्रकार से अशोक ने अपने प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुल कितने अधिकारियों को नियुक्त किया था, तो 10 प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त किया था। और अपने संपूर्ण शासन व्यवस्था को, है ना, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को वह जो है इन 10 के द्वारा जो है नियंत्रित करते थे, संचालित करते थे। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा ये जो हमारा अशोक के समय में जो प्रांत था हमारा, वह प्रांत आहार या विषय में बटा होता था। ठीक है, किसमें बटा होता था, वह आहार या फिर विषय में बटा होता था। यानी प्रांतों को किसमें बांटा जाता था, तो आहार या विषय में बांटा जाता था। ठीक है, जिले के नीचे का जो स्थानिक होता था, है ना, जिले का जो नीचे वाला भाग होता था वह क्या कहलाता था, हमारा स्थानिक कहलाता था। ठीक है, प्रांतों को किसमें बांटा गया, आहार या विषय में बांटा गया। ठीक है, और जो जिला हुआ करता था, जिले का जो नीचे वाला भाग होता था वह क्या कहलाता था, हमारा स्थानिक कहलाता था। क्या कहलाता था, स्थानिक कहलाता था। और जो है इसके अंतर्गत 8 ग्राम हुआ करते थे, 800 ग्राम हुआ करते थे, 8 नहीं बोलेंगे, 800 ग्राम हुआ करते थे। स्थानिक के अंतर्गत कितने गांव हुआ करते थे, तो 800 ग्राम हुआ करते थे। यानी जब 800 गांव मिलेगा तब क्या बनेगा, स्थानिक बनेगा। 800 गांवों को जोड़ करके तब क्या बनता था, हमारा स्थानिक बनता था। ठीक है, अब ये जो प्रांत हुआ करता था, प्रांत का जो प्रशासक होता था, जो प्रांत के ऊपर शासन करता था, ये प्रांत का जो प्रमुख व्यक्ति होता था उसको कुमार कहा जाता था या फिर आर्यपुत्र कहा जाता था। ठीक है, अब जैसे पूछा जाए कि अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5 थी, तो प्रांतों का जो प्रमुख व्यक्ति होता था वह क्या कहलाता था, कुमार कहलाता था। उसी को क्या कहते थे हम लोग, आर्यपुत्र भी कहते थे। तो प्रत्येक प्रांत का अपना अपना क्या होगा, एक एक आर्यपुत्र होगा, यानी एक एक जो है हमारा कुमार होगा। उत्तरापद का अलग होगा, दक्षिणापद का, मध्यपद का, अवंती का, कलिंग का, सबका अलग अलग क्या होगा, एक कुमार होगा, आर्यपुत्र होगा, क्योंकि उसका प्रशासक, प्रत्येक प्रांत का अलग अलग प्रशासक हुआ करता था। और उस प्रशासक को क्या कहते थे, कुमार कहते थे या फिर आर्यपुत्र कहते थे। ठीक है, इसे जो है विषयपति भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था इसको, विषयपति भी कहा जाता था या फिर विषय का मुखिया भी कहा जाता था। ठीक है, या इसको हम लोग क्या कह सकते थे, विषय का मुखिया भी कह सकते थे। अब जो हमारा ये ग्राम होता था, गांव जो होता था, ग्राम का प्रधान जो है ग्रामीण कहलाता था। ठीक है, गांव का प्रधान क्या कहलाता था, ग्रामीण कहलाता था। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये हमारा। ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था, ग्रामीण कहलाता था। अब 10 गांवों का जो प्रधान होता था, 10 गांवों का जो है एक प्रधान घोषित होता था। अब 10 गांवों का जो प्रधान होता था उसको गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोप कहा जाता था, है ना। 10 ग्राम का जो प्रधान होता था उसको क्या कहते थे, गोप कहते थे। एक गांव का प्रधान को क्या कहते थे, ग्रामीण, है ना। 10 गांव के प्रधान को गोप और एक गांव के प्रधान को ग्रामीण कहा जाता था। तो इन चीजों को याद रखने की आवश्यकता है।
कि ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था, हमारा ग्रामीण कहलाता था, और 10 गांवों का प्रधान क्या कहलाता था, तो गोप कहलाता था। आगे आते हैं हम लोग मौर्य प्रशासन की समिति को थोड़ा देखते हैं हम लोग, है ना। तो मौर्य प्रशासन के समिति के बारे में मेगास्थनीज का कहना है कि मेगास्थनीज के अनुसार जो है ये जो नगर प्रशासन के लिए जो है 6 समितियां बनाई गई थी। मौर्य साम्राज्य में नगर प्रशासन को देखने के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी, 6 समितियां बनाई गई थी, है ना। और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। तो समिति के संबंध में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का कहना है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, मेगास्थनीज का कहना है कि हमारी जो है ना नगर प्रशासन को देखने के लिए जो है कुल मिलाकर के 6 समितियां बनाई गई, और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते थे, 5-5 सदस्य हुआ करते थे। यह किसने कहा, मेगास्थनीज ने कहा। किसके संबंध में, तो समितियों के संबंध में, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रथम समिति का जो कार्य होता था वह विदेशियों की देखरेख करता था। ठीक है, समिति की संख्या कितनी है, 6। समिति की संख्या 6 है, और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य, 5-5 सदस्य हुआ करते थे। तो पहला समिति जो है हमारा, पहला समिति का क्या कार्य हुआ करता था, वह विदेशियों का देखरेख करता था। अब ये विदेशी कौन है, तो विदेशी व्यापारी, है ना, जो विदेश से हमारे देश में अर्थात मगध में क्या करते थे, व्यापार करने के लिए आते थे, उनका देखरेख करने का काम होता था हमारा पहले समिति का। दूसरा समिति का क्या काम होता था, तो जन्म मरण की देखरेख। अब ये जन्म मरण किसका, तो हमारे संपूर्ण जो है मगध साम्राज्य में जितने भी व्यक्तियों का जन्म होता है, जितने भी बच्चे का जन्म होता है, या जितने व्यक्ति या बच्चे मारे जाते हैं, मरते हैं ना, उनके जन्म मरण का देखरेख करने का काम किसका होता था, तो द्वितीय समिति का होता था, दूसरा समिति का होता था। तीसरे नंबर की समिति का क्या कार्य होता था, उद्योग एवं शिल्पकार का निरीक्षण। जो उद्योग धंधा हमारे मगध के अंतर्गत हो रहा था उसका निरीक्षण करना, है ना। जो शिल्पकार लोग हुआ करते थे उनका क्या करना, निरीक्षण करना। ये किसका कार्य होता था, तृतीय समिति का कार्य होता था। चौथे नंबर के समिति में जो आता था उसका कार्य होता था वाणिज्य एवं व्यापार का निरीक्षण करना, कि हमारे जो मगध के अंतर्गत कौन कौन से वाणिज्य व्यापार हो रहे हैं उनका क्या करे, वो निरीक्षण करे, उसको कैसे बढ़ाया जाए ना, उसको कैसे समृद्ध किया जाए, उसकी देखरेख करने का कार्य, उसका निरीक्षण करने का कार्य क्या किसके जिम्मे होता था, चौथे नंबर के समिति के अंतर्गत होता था। और 5वें नंबर के समिति का क्या कार्य था, तो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। जो वस्तुएं वाणिज्य व्यापार के अंतर्गत जो है कि बनाया गया, हमारा वाणिज्य के अंतर्गत बनाया गया, उद्योग धंधे के अंतर्गत जो बनाया गया जो वस्तुएं, उन वस्तु को बेचा जाना है ना, उन वस्तुओं को क्या करना है, बेचा जाना है। तो उनका निरीक्षण कौन करेगा, उनका निरीक्षण करेगा हमारा 5वें समिति के लोग करेंगे, है ना। 5वें नंबर के समिति के लोग करेंगे। जो वस्तु बनाया गया है ना, उद्योग धंधों के अंतर्गत जो वस्तुओं का निर्माण किया गया, उनका विक्रय का निरीक्षण करने का काम होता था 5वें समिति के अंतर्गत। और छठे समिति का कार्य होता था बिक्री कर वसूलने का कार्य। जो बिक्री कर होता था, जो वस्तुएं बना करके यहाँ पर बेचा गया, जो भी वस्तुएं उत्पादित होकर के यहाँ पर बेचा गया, उनका जो है उनके लिए कर होता था। उनके लिए जो क्या होता था, कर निर्धारित कर दिया जाता था कि इन व्यक्ति को इस वस्तु के व्यापार के लिए इतना प्रतिशत क्या करना है, कर जमा करना है। तो वो कर वसूलने का कार्य कौन करता था, छठे प्रकार के समिति के अध्यक्ष करते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और समितियों की संख्या कितनी होती थी, 6। तो कुल मिलाकर के 30 सदस्यों का कार्य जो है यही होता था, यानी 30 सदस्यों की समिति हुआ करती थी, है ना। कुल समिति में कितने सदस्य होते थे, 30 सदस्य होते थे। समितियों की संख्या 6 थी और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हुआ करते थे, 5 सदस्य होते थे, है ना। कुल सदस्यों की संख्या 30, समितियों की संख्या 6, कुल सदस्यों की संख्या एक समिति में 5। इस प्रकार से हमारा जो है 30 सदस्यों के द्वारा जो है नगर समिति का जो है क्या किया जाता था, प्रशासनिक व्यवस्था जो है देखरेख किया जाता था, उनका जो है कि उन्हें चलाया जाता था। ऐसा किसका मानना है, ऐसा मेगास्थनीज का मानना है ना। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में इसका क्या किया है, वर्णन किया है। ठीक है।